समाज में परिवर्तन लाने के कल चेंज क्रांति रिवोल्यूशन एक साधन के रूप में या एक टूल्स के रूप में अडॉप्ट करते हैं या अपनाते हैं और कहता है क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन। अब क्वेश्चन क्या है रीजन कि जब मार्क्स अपना सिद्धांत या मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर जब उसने व्यवस्था के बदलाव की बात की तो उसने हिस्टोरिकल मेटलिज्म यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद भौतिकवाद का सिद्धांत है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब होता है आर्थिक व्याख्या और इतिहास की आर्थिक व्याख्या मार्क्स इतिहास का आर्थिक आधार पर विश्लेषण करता है और यह विचार देता है कि अब तक का जो समाज है वो वर्ग संघर्ष का समाज है। तो इस अगर अब तक का समाज वर्ग संघर्ष का समाज है तो इतिहास को आर्थिक आधार पर 6 भागों में विभक्त करता है। मार्क्स के अकॉर्डिंग कि 6 भागों में विभक्त कर रहा है। अब दूसरा परिवेश है, दूसरा जो अगर ऐतिहासिक भौतिकवाद की को अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक भौतिक आदिम युग के बाद दास्ता, उसके बाद सामंती व्यवस्था, उसके बाद पूंजीवाद, उसके बाद समाजवाद और उसके बाद साम्यवाद। ये इन 6 भागों में इतिहास को मार्क्स डिवाइड कर लेता। अब यहां पर स्थिति है उत्पादन के साधनों में यमीस की उत्पादन के साधन लोहे का आविष्कार होता है और उत्पादन कृषि यहां पर उत्पादन का मेथड बनती है या लोहे के आविष्कार से। तो आदिम साम्यवादी युग या आदिम युग समाप्त हो जाता है और कृषि के कारण जो नई व्यवस्था या जो नया समाज अस्तित्व में आता है उस नए समाज के अस्तित्व में यहां पर भी समाज 2 वर्गों में डिवाइड होता है, स्वामी और दास। उसके बाद दास्ता कन्वर्ट होती है सामंती व्यवस्था में, सामंत और किसान। यहां पर औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति मीन्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और उत्पादन के साधनों पर अगर बदलाव हो रहा है या उत्पादन के साधनों पर बदलाव हो रहा है तो सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संबंध परिवर्तित हो, मार्क्स का विचार है। इसीलिए मार्क्स उत्पादन के साधनों पर ही बदलाव लाने का प्रयास करता है। तो औद्योगिक क्रांति के कारण यहां से यहां तक यानी दास्ता और सामंती युग में तो उत्पादन के साधन है वो परंपरागत है। परंपरागत उत्पादन का मतलब है कृषि। अब औद्योगिक क्रांति के कारण या औद्योगिक क्रांति का अगर फॉर्मेशन दिया जाए तो औद्योगिक क्रांति के कारण फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री और
और फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री और इंडस्ट्री, नए नए उत्पादन, नए नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होती है और नए नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होने के बाद सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव आता है और सामंती व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और जब पूंजीवादी व्यवस्था, यहां पर भी तो वर्ग आते हैं, पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति और श्रमिक, दो वर्ग। समस्या है क्या? समस्या तो सबसे महत्वपूर्ण है कि मार्क्स के अनुसार जो इतिहास है, अब तक का इतिहास है, वो वर्ग संघर्ष का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास। इस हिस्ट्री ऑफ क्लास। अब अगर वर्ग संघर्ष का इतिहास है तो वर्ग संघर्ष यहां पर भी है, वर्ग संघर्ष यहां पर भी है, वर्ग संघर्ष यहां पर भी है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि अगर क्रांति, मार्क्स के अनुसार क्रांति अगर की जाए तो ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था में ही क्यों? क्योंकि वर्ग संघर्ष तो शुरुआत से, दासता के युग से, दासता की व्यवस्था से है। और अगर दासता की अवस्था में यानी प्रारंभ में ही अगर क्रांति हो जाती तो श्रमिकों की स्थिति बहुत ज्यादा निम्न स्थिति में नहीं आते। लेकिन मार्क्स क्रांति की व्यवस्था या क्रांति की स्थिति पूंजीवादी व्यवस्था में क्यों करता है? क्यों पूंजीवादी? तो इसके लिए मार्क्स यानी क्रांति की जो स्थिति है, क्रांति की जो सिचुएशन है, वह पूंजीवादी व्यवस्था को मार्क्स सबसे उपयुक्त मानता है। और उस उपयुक्त मानने का मतलब इस पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का आर्थिक शोषण के साथ साथ मानसिक शोषण भी होता है। क्यों? क्योंकि यहां से दासता और सामंती युग में उत्पादन प्रक्रिया परंपरागत है और परंपरागत उत्पादन प्रक्रिया के कारण जो उत्पादन किया जा रहा है उस उत्पादन में, श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। एक तरीके से देखा जाए कि परंपरागत उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन में जो समय लगता है वह समय बहुत ज्यादा समय लगता है। और इस समय के कारण उस उत्पादन में जब श्रमिक उत्पादन करता है और उसका लंबा समय लगता है तो उस उत्पादन में उसकी भावना या उसका इमोशन भी जुड़ जाता है। और जब उसके श्रम से बनाई हुई चीज कोई दूसरा व्यक्ति यूज करता है या प्रयोग करता है, तब उस श्रमिक को या उस मजदूर को आत्मसंतुष्टि होती है और यह कहता है कि ये मेरी बनाई हुई। जैसे कि मान लीजिए ये एक शर्ट है और टेलर इसे स्टिचिंग कर रहा है, सिल पहले पहले एक टेलर इसे जब निर्मित कर रहा है तो इस टेलर के निर्मित करने के कारण उसे लंबा समय इसमें खर्च करना पड़ा। इस शर्ट के निर्माण करने में टेलर को लंबा समय खर्च करना, जिसके कारण इसकी टेलर की भावना या टेलर का इमोशन इस उत्पादन में जुड़ रहा है। और इस उत्पादन में जुड़ने के कारण उसके द्वारा निर्मित वस्तु या उसके द्वारा बनाई गई शर्ट को अगर कोई व्यक्ति प्रयोग करता है और जब टेलर देखता है कि ये मेरी बनाई हुई शर्ट का प्रयोग कर रहा है, तब कहता है कि ये मेरे पर, उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। यह आत्मसंतुष्टि औद्योगिक यानी पूंजीवादी व्यवस्था में, यानी मीन्स कि यहां पर आर्थिक शोषण तो हो रहा है लेकिन
मजदूर या श्रमिक को जो आत्मसंतुष्टि मिल रही है, उस आत्मसंतुष्टि के कारण वह आर्थिक शोषण को इग्नोर कर लेता। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति होती है, औद्योगिक और उत्पादन की प्रक्रिया, इंडस्ट्री ले ली, इंडस्ट्री एडॉप्ट कर ली, तो इस उत्पादन की प्रक्रिया में जो परिवर्तन आता है, यहां पर परिवर्तन एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। और बदलाव ये ला दिया कि अब श्रमिक इस बात से भी ज्यादा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आर्थिक शोषण तो हो रहा है, आर्थिक शोषण के साथ साथ उनका अपनत्व का भाव भी शोषित हो रहा है। यानी मीन्स कि वर्तमान समय में या औद्योगिकरण के समय में कोई भी व्यक्ति किसी एक वस्तु का निर्माण नहीं कर रहा है। जैसे आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो कोई पॉकेट का निर्माण कर रहा है, कोई बाह का निर्माण कर रहा है, कोई आगे की शर्ट का निर्माण कर रहा है, कोई पीछे की शर्ट का निर्माण, और कोई सभी टुकड़े को जोड़ दे रहा। तो क्या इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति या कोई भी श्रमिक यह कह सकता है कि यह मेरी बनाई हुई शर्ट है? ऐसी स्थिति में उत्पादन में जो लगाव है, उत्पादन में जो अपनत्व का भाव है, वह अपनत्व का भाव समाप्त हो जाए। और ऐसी स्थिति में अब पूंजीपति के पास कुछ भी नहीं बचता। यानी जो उत्पादन से लगाव था वो भी खत्म हो गया, आर्थिक शोषण। इसलिए यह पूंजीवादी व्यवस्था मार्क्स के अनुसार सबसे उपयुक्त व्यवस्था, क्रांति के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है। और इसी उपयुक्त स्थिति के कारण जब 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन सोवियत संघ में हो रहा था, तो सोवियत संघ की स्थिति एक कृषि समाज की, औद्योगिक समाज नहीं था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं थी। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं थी, तब मार्क्स के अगर विचारों को अगर सोवियत संघ में लागू किया जाए तो मार्क्स के अनुसार पहले औद्योगिकरण की प्रक्रिया को लागू करना पड़ेगा, औद्योगिकरण, एक इंडस्ट्रियल समाज का निर्माण करना, तब क्रांति। लेकिन लेनिन मार्क्स के विचारों से सहमत नहीं था और कहता है कि सोवियत संघ की परिस्थिति चाहे क्रांति के लिए रहे या ना रहे, हमें क्रांति करना है। इसलिए मार्क्स के विचारों में थोड़ा जहां पर अवरोध खड़ा होता है, उस अवरोध को दूर करके उसमें संशोधन कर देता है मार्क्स। तो ये स्थिति यहां पर, इसलिए क्रांति के लिए सबसे उपयुक्त पूंजीवादी व्यवस्था यह है कि आर्थिक शोषण के साथ साथ उसका उत्पादन प्रक्रिया से जो अलगाव खत्म होता है। इसलिए यहां पर परायापन, इस अलगाव की जो स्थिति है वह अलगाव भी खत्म होता है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों के पास कुछ भी नहीं बचता, और जब श्रमिकों के पास कुछ भी नहीं, तो इस व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए क्रांति का सहारा लेता है। इसलिए मार्क्स यह विचार भी देता है कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा विश्व पड़ा है। ये स्थिति है। अब सिचुएशन क्या है कि यहां पर समाजवादी क्रांति हो गई। इस समाजवादी क्रांति के पश्चात, समाजवादी क्रांति के बाद पूंजीवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, और समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा का वर्चस्व। इसलिए दूसरा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि जब क्रांति के पश्चात सर्वहारा की स्थिति यह है कि क्रांति के बाद सर्वहारा उत्पादन के साधनों पर अपने वर्चस्व या प्रभुत्व या तानाशाही की स्थापना करेंगे, तो सवाल ये भी, प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि मार्क्स ऐसा क्यों कहता है? क्या रीजन है कि मार्क्स सर्वहारा को उत्पादन के साधनों पर अपने वर्चस्व या अपने प्रभुत्व की स्थापना करना चाहता है? क्यों नहीं राजनीतिक व्यवस्था पर सर्वहारा के प्रभुत्व या वर्चस्व की स्थापना की? तो इसके पीछे अगर हम पीछे के इतिहास को अगर ले ले, इतिहास की अवस्था को अगर ले लेते हैं, तो एक चीज आपने देखा होगा, या एक चीज आपने इस पूरी अवधारणा में एक चीज है कि जैसे जैसे उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव आएगा,
वैसे वैसे सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आएगा, वैसे वैसे सामाजिक संबंधों में बदलाव आएगा। इसलिए क्रांति के पश्चात सर्वहारा वर्ग उत्पादन के साधनों पर अपने वर्चस्व या अपने प्रभुत्व की स्थापना करता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उत्पादन के साधनों पर अगर सर्वहारा का वर्चस्व होगा तो उत्पादन लाभ के लिए नहीं किए जाएंगे, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की भलाई के लिए। अब दूसरा पहलू है कि दूसरी जो स्थिति है कि अगर हम सामाजिक व्यवस्था कि ये पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था, और यहां से समाजवाद है, समाजवादी व्यवस्था है, और यहां पर क्रांति हो रही है। तो क्रांति का मतलब, क्रांति के पहले इस पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य भी है, शोषण भी है, वर्ग संघर्ष भी है, समाजवादी व्यवस्था में राज्य है, शोषण है, वर्ग संघर्ष है। स्थिति क्या है? यानी जो स्ट्रक्चर पूंजीवादी व्यवस्था में है, या कि जो स्थिति कैपिटलिस्ट स्टेज में है, वही स्थिति सोशलिज्म में भी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस का जो सबसे बड़ा अगर एनालिसिस की जाए तो ये एक सोसाइटी है, क्लास सोसाइटी, वर्गीय समाज। इस वर्गीय समाज को अगर हम इस तरह से डिवाइड करें तो ये कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति और ये श्रमिक। कैपिटलिस्ट और दूसरा श्रमिक। पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण पूंजीपति श्रमिकों का कर रहा है, यानी मीन्स पूंजीपति अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी क्लास में है। क्यों? क्योंकि 25-30% पूंजीपति है। दूसरा 70 से 75% श्रमिक है। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था यहां पर यह कैपिटलिस्ट स्टेज हो गई, कैपिटलिस्ट स्टेज हो गई। और कैपिटलिस्ट स्टेज में माइनॉरिटी मेजोरिटी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। लेकिन क्रांति के पश्चात, क्रांति के पश्चात जब श्रमिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर वर्चस्व कर लेंगे, उत्पादन के साधनों पर अपनी तानाशाही को स्थापित कर लेंगे, तो वैसी स्थिति में शोषण बहुसंख्यक मेजोरिटी करेगा। और जब बहुसंख्यक शोषण करेगा तो शोषण करने के लिए, बहुसंख्यक को शोषण करने के लिए उत्पादन के साधनों पर बहुसंख्यक का नियंत्रण होना चाहिए, न कि अल्पसंख्यक का। और ऐसी स्थिति में जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का शोषण करेंगे तो इस स्थिति में यह समाजवादी व्यवस्था धीरे धीरे साम्यवाद के तरफ परिवर्तित होगी। और इस साम्यवाद में न तो समाज होगा, न तो वर्ग, न तो वर्ग होगा और न ही शोषण होगा, बल्कि यह एक क्लासलेस, स्टेटलेस, एब्सोल्यूट इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी हो। तो ये एक स्थिति है। इसलिए ये कहा जाता है कि मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में क्रांति क्यों की? इसका सबसे बड़ा रीजन था कि पूंजीवादी व्यवस्था में
श्रमिकों का दोहरा शोषण हो रहा था, यानी मीन्स कि उत्पादन से उसका लगाव खत्म हो गया, प्लस आर्थिक शोषण, इसलिए मनुष्यों श्रमिकों के पास कुछ भी नहीं बचता और तब जाके वह क्रांति करने के लिए तैयार होता।